मई 2023 की मंथली मैगज़ीन मई 2023 मई 2023 की मंथली मैगज़ीन में हम पढ़ रहे हैं इसका 7th पिलर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके 3 बिंदु हम पढ़ चुके हैं और चौथे बिंदु को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके 3 बिंदु जो हैं हम कर चुके हैं। चौथा बिंदु है, इसका जो चौथा बिंदु है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। चौथे बिंदु का नाम क्या है, मैं आपको एक सेकंड रुकिएगा, अभी बताता हूँ। तो इसका चौथा बिंदु है जेनेरिक ड्रग्स, दवाएं। जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं और ये सुर्खियों में क्यों है मई 2023 में, ये समझते हैं। सबसे पहले हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सभी डॉक्टर्स को केवल जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए ये अलर्ट जारी किया था। यह अलर्ट केंद्र सरकार के अस्पतालों CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत स्थापित आरोग्य केंद्रों, पॉलीक्लिनिकों के सभी डॉक्टर्स के लिए जारी किया गया था। जेनेरिक दवाओं के बारे में जानें तो जेनेरिक दवाएं वस्तुतः ब्रांडेड दवाओं के समान होती हैं। ये दवाएं खुराक, सुरक्षा, प्रभाव, तरीके के प्रयोग के तरीके, गुणवत्ता, प्रदर्शन, विशेषता और इच्छित उपयोग के मामले में ब्रांडेड दवाओं के एकदम समान होती हैं। एक जेनेरिक दवा ब्रांडेड दवाई के समान ही कार्य करती हैं, उसी के समान चिकित्सीय लाभ भी प्रदान करती हैं। वर्तमान में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के तहत जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं को परिभाषित किया गया है, नहीं किया गया है। वर्तमान औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा नियम 1945 के तहत जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत में जेनेरिक दवाओं का विनियमन जो है अभी हम समझेंगे। उससे पहले जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों को देख लेते हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा 2008 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री यानी PM और भारतीय जन औषधि योजना यानी कि BJP, तो भारतीय जन औषधि योजना हो गई PMBJP। इसके तहत देश भर में PMBJP केंद्र सस्ते दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं और सर्जिकल सामग्री सुलभ करा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2008 के द्वारा हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि MOHWF 2008 में प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में अनिवार्य जेनेरिक दवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान की जाती हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना PLI योजना जो है उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना, इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री जो है महत्वपूर्ण जो प्रारंभिक सामग्री योजना है KSM, उस KSM औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय औषधि API घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस योजना का PLI योजना का उद्देश्य जो है वो है ये, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री जो यहाँ पर हैं उसको हम की स्टार्टिंग मटेरियल्स कहते हैं, महत्वपूर्ण सामग्री योजना को। इसके अलावा सक्रिय औषधि सामग्री जो हैं, सक्रिय औषधि सामग्री को हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे भारत में जेनेरिक दवाओं का विनियमन। भारतीय चिकित्सा परिषद व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता विनियम 2002 इसे भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा जारी किया गया। इसके तहत निर्धारित किया गया कि प्रत्येक डॉक्टर को जेनेरिक नाम वाली दवाओं को स्पष्ट रूप से और संभवतः बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। साथ ही डॉक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन व उपयोग जो है तर्कसंगत हो। दूसरा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 उपयुक्त विनियमों में उल्लिखित प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में डॉक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती हैं। इसके लिए उपयुक्त राज्य चिकित्सा परिषद और आयोग के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड यानी कि EMRB को अधिकार प्रदान किया गया है। एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, इसको हम कहते हैं EMRB को, नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड यानी कि एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड
EMRB को ये अधिकार दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में संशोधन किया। संशोधन जो है, इन नियमों में संशोधन के जरिए जो है समान नाम वाले एकल सक्रिय संगठक युक्त दवा के उत्पादन हेतु लाइसेंस प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा भारतीय औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड यानी कि DTAB तो ये DTAB जो है ड्रग टेस्टिंग एडवाइजरी बोर्ड इसको कहते हैं हम। यह बोर्ड फार्मेसी दवा की दुकानों को मरीजों के जेनेरिक दवाइयों के बेचने की अनुमति प्रदान करता है, भले ही वे चिकित्सक द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में दवा के ब्रांडेड संस्करण का जिक्र किया गया हो। ठीक है। DTAB यानी कि ड्रग्स टेस्टिंग एडवाइजरी बोर्ड यानी कि भारतीय औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत दवाओं के संबंधित तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था DTAB है। ब्रांडेड दवाओं और जेनेरिक दवाओं के बीच अंतर समझते हैं। देखिए, विशेषताएं समझेंगे, इनके बीच अंतर समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें दवाओं ब्रांडेड दवाओं की और फिर बात करेंगे जेनेरिक दवाओं की। तो ब्रांडेड दवाएं जो हैं पेटेंट के रूप में संरक्षित पेटेंट हैं और जेनेरिक दवाएं जो हैं पेटेंट से बाहर होती हैं। इसके अलावा ब्रांडेड दवाएं जो हैं नैदानिक अध्ययन के आधार पर प्रदर्शन करने में आवश्यक हैं। ठीक है। और जेनेरिक दवाएं जो हैं ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनमें समान सक्रिय घटक होते हैं। इसके अलावा ब्रांडेड दवाएं जो हैं कीमत में महंगी होती हैं, जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से सस्ती होती हैं। ठीक है। ब्रांडेड दवाएं उपस्थिति, रंग और आकृति के आधार पर उत्पाद के विकास के दौरान डिवाइस के माध्यम से विशेष रूप दिया जाता है इन्हें ब्रांडेड दवाओं को। इसलिए ब्रांडेड दवाओं की तुलना में इनको अलग रूप में रखना अनिवार्य होता है जेनेरिक दवाओं को। इसके अलावा ब्रांडेड दवा जो है विनिर्माता नवोन्मेषक कंपनी द्वारा विनिर्मित और विकसित होती हैं ब्रांडेड दवाएं, और जेनेरिक दवाएं कई फार्मास्यूटिकल उद्योग निर्माण करते हैं। ठीक है। ब्रांडेड दवाएं जो होती हैं उदाहरण जैसे क्रोसिन जो है ब्रांडेड दवा है, जबकि पैरासीटामोल जो है जेनेरिक दवा मानी जाती हैं। जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के कारण क्या है? देखिए, सस्ती दवाएं होती है इसलिए जेनेरिक दवाओं की कीमत ब्रांडेड दवाओं से बहुत कम होती है। इनका जो चिकित्सकीय प्रभाव है वो समान ही होता है, तो इसीलिए इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 2023 के दौरान भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 48.2% 2018 से 2019 हिस्सा परिवार के खुद लोग उठाते हैं। कुल स्वास्थ्य व्यय का 20 से 60% हिस्सा दवाइयों पर खर्च होता है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, एक ही उत्पाद के लिए अक्सर कई जेनेरिक दवाओं को मंजूरी प्रदान की जाती है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है तथा आमतौर पर अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा वृद्धजनों की आबादी में वृद्धि और आयु बढ़ने से होने वाली बीमारियां जो हैं ये भी एक कारण है। जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने से वृद्ध लोगों की आवश्यक जो है दवाओं उन तक आसान पहुंच होगी और उपलब्धता में सुधार होगा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का विकास होगा। मेक इन इंडिया पहल के तहत सरकार का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा। जेनेरिक दवाएं भी इस क्षेत्र के लिए अवसर प्रदान करती हैं। इसके अलावा जेनेरिक दवा संबंधी निर्यात बाजार का विस्तार, वर्तमान में भारत अफ्रीका की जेनेरिक दवाओं की आवश्यकता 50% से अधिक पूर्ति करता है भारत अफ्रीका की। साथ ही USA में जेनेरिक दवाओं की मांग में लगभग 40%। इसके अलावा UK में दवाओं की मांग की 25% आपूर्ति भारत ही करता है। ठीक है। जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने में आने वाली चुनौतियाँ, एक तो अवैध दवाएँ। ठीक है। देखिए, CDSCO के अनुसार 2018 में घरेलू बाजार में प्रचलित जेनेरिक दवाओं में से लगभग 4.5%, 4.5 का मतलब 4.5% निम्न गुणवत्ता वाली दवाएं थी, अवैध दवाओं के रूप में ये थी। ये CDSCO क्या है? CDSCO का फुल फॉर्म क्या है? CDSCO का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, यानी कि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है CDSCO के अनुसार 2018 में जो है 4.5% दवाएं जो हैं जेनेरिक दवाओं में से निम्न गुणवत्ता वाली थीं। चुनौतियों में दूसरी चुनौती है गुणवत्ता परीक्षण सुविधा का अभाव। भारत में औषधि नियंत्रण संबंधी प्रक्रिया फंड, संसाधनों और जनशक्ति के अभाव से ग्रसित हैं। इसके अलावा नकली दवा विक्रेता, ये विक्रेता खुदरा स्तर पर काम करते हैं
और संदिग्ध आपूर्तिकर्ताओं से निम्न गुणवत्ता वाली दवाएं खरीदते हैं। रोगियों की धारणा। रोगियों में से एक नकारात्मक धारणा होती है और दवा की गुणवत्ता प्रत्यक्ष रूप से उसकी कीमत पर निर्भर करती है। पेटेंट की एवरग्रीनिंग। बड़ी फार्मेसी कंपनियां दवा एवं राजस्व पर अपना एकाधिकार बनाने के लिए अनिवार्य चिकित्सकीय प्रभावकारिता को बढ़ाए बिना दवाओं में मामूली सुधार करती हैं। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत भारत में पेटेंट केवल 20 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री KSM, सक्रिय औषधि सामग्री API। तो KSM और API जो है इनके आयात पर निर्भरता। API और अन्य मध्यवर्तियों के लिए भारत जो है अन्य देशों पर बहुत अधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए लगभग 70 से 80% API जो हैं वो हमें चीन से आयात करनी पड़ती हैं। API का यहाँ पर क्या फुल फॉर्म है? तो API का फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। देखिए अब हम समझते हैं KSM को। तो KSM की फुल फॉर्म है की स्टार्टिंग मटेरियल्स। ये दवाओं के उत्पादन में उपयोग आने वाला कच्चा माल है जो मध्यवर्ती अथवा एक API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होती हैं। इसका उपयोग API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, इसे API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की संरचना में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक खंड के रूप में शामिल किया जाता है। की स्टार्टिंग मटेरियल्स कहते हैं इसको हम। API क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये दवा औषधीय निर्माण के उपयोग किए जाने वाले कच्चा पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण होता है। जब इसे किसी दवा के उत्पादन में उपयोग किया जाता है तो ये दवा उत्पाद का एक सक्रिय घटक बन जाता है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं? तो आगे की राह के रूप में हम कई बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि सर्वहितधारक अप्रोच अपनानी चाहिए, स्पष्ट वर्गीकरण होना चाहिए, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग होना चाहिए, जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, मजबूत विनियामकीय फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करना चाहिए और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए उपलब्ध PLI योजना पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। आगे की राह के रूप में सर्वहितधारक अप्रोच का मतलब क्या है? भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग्स कंट्रोल जनरल नियंत्रक, इसका हम क्या कह सकते हैं? इसको कहते हैं ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। तो ड्रग्स कंट्रोल जनरल जो हैं ऑफ इंडिया की बात हो रही है, उनको दवा कंपनियों, स्थानीय दवा नियंत्रण प्राधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि बाजार में अवैध दवाओं के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। दूसरा, स्पष्ट वर्गीकरण। DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या कोई दवा खराब गुणवत्ता की है या नकली दवा है। ठीक है, इससे नकली दवाओं की समस्या के समाधान हेतु काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग। नकली दवा रोधी प्रौद्योगिकी, उत्पाद प्रमाणीकरण, छेड़छाड़ रोधी पैकेजिंग तथा ट्रैक एंड ट्रेस तकनीक को विकसित करने में सहायता कर सकती हैं। नकली दवा रोधी प्रौद्योगिकी, उत्पाद प्रमाणीकरण, छेड़छाड़ रोधी पैकेजिंग और ट्रैक एवं ट्रेस तकनीक को विकसित करने में सहायता कर सकती हैं। इसके अलावा जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता लानी चाहिए। दवाओं और PMBJP केंद्रों के बारे में रोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर PMBJP जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। इसको हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्लान। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, तो परियोजना का P हो गया। तो वैसे के वैसे हैं, प्रधानमंत्री का PM हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, भारतीय का B हो गया, जन औषधि का J हो गया और परियोजना का P हो गया। तो PMBJP जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, इसकी फुल फॉर्म है। तो PMBJP केंद्रों के बारे में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना
या परियोजना के बारे में रोगियों को जागरूकता पैदा करने और सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा मजबूत विनियामकीय फ्रेमवर्क निर्मित किया जाना चाहिए। भारत को एक मजबूत विनियामकीय या नियामकीय फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ये फ्रेमवर्क न केवल देश में लोगों की गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा, बल्कि विश्व भर से नई औषधियों एवं दवाओं के प्रवाह हेतु नियम भी बनाएगा। इसके अलावा अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करना चाहिए। जेनेरिक दवाओं तक पहुँच का अधिकार एक मानवाधिकार है। ऐसी दवाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्रदान नहीं किए जाने से उनके उत्पादन एवं पहुँच में बाधा आएगी। अनिवार्य लाइसेंस तब प्रदान किया जाता है जब सरकार किसी अन्य व्यक्ति को पेटेंट धारक स्वामी की सहमति के बिना पेटेंट प्राप्त उत्पाद या प्रक्रिया के उत्पादन की अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, सहमति के बिना अथवा पेटेंट संरक्षित आविष्कार का स्वयं उपयोग करने की योजना बनाती हैं। अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान को बौद्धिक संपदा पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप्स समझौते में शामिल किया गया है। ट्रिप्स का यहाँ पर क्या अर्थ है? ट्रिप्स का यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो है द एग्रीमेंट एक सेकेंड रुकिएगा। ट्रिप्स TRIPS है, तो TRIPS तो ये जो है द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलू। एग्रीमेंट है ये, उससे संबंधित पहलू हैं। द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो बौद्धिक संपदा अधिकारों से व्यापार संबंधित पहलू जो हैं वो ट्रिप्स में आ जाते हैं। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए उपलब्ध PLI योजना पर पुनः विचार करना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत ऐसे चिकित्सकीय उत्पादों को शामिल किया गया है जिन पर भारत की आयात संबंधी निर्भरता पहले से ही काफ़ी कम है। साथ ही API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के घरेलू उत्पादन की लागत आयात की लागत से कई गुना अधिक हो जाती हैं। अब हम समझते हैं छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि SMR क्या हैं? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इसको हम कहते हैं। सुर्खियों में क्यों है ये छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स? सबसे पहले समझना होगा। हाल ही में नीति आयोग ने रोल ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR के रोल को लेकर के इन एनर्जी ट्रांजिशन यानी रोल ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन एनर्जी ट्रांजिशन यानी एनर्जी ट्रांजिशन में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के रोल को लेकर के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है SMR के रोल को लेकर के एनर्जी ट्रांजिशन में। ठीक है, तो रोल ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन एनर्जी ट्रांजिशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। अब सबसे पहले हम समझते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके अनुसार SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स 10 मेगावाट से 300 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन क्षमता वाले एडवांस परमाणु रिएक्टर होते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि SMR की शुरुआत 1940 से 1950 के दशक में मानी जाती हैं। और जब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं इनको सैन्य उद्देश्य के लिए अलग अलग डिज़ाइन के लघु क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है क्या है? देखिए, स्मॉल है पहले तो ये आकार के परंपरागत ऊर्जा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स से छोटे होते हैं। मॉड्यूलर इसमें है तो इसकी प्रणालियों और घटकों को कारखाने में असेंबल किया जा सकता है और एक पूर्ण इकाई के रूप में दूसरे स्थान पर स्थापित करने के लिए भेजा जा सकता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को। ठीक है, देखिए इस मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। बड़े व पारंपरिक मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं 700 मेगावाट की एनर्जी उत्पादित करते हैं। इसके अलावा छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स 300 मेगावाट की एनर्जी उत्पादित करते हैं और माइक्रो रिएक्टर जो होते हैं 10 मेगावाट की एनर्जी उत्पादित करते हैं। तो 700 प्लस मेगावाट की तो बड़े वाले रिएक्टर करेंगे परमाणु पारंपरिक रिएक्टर जिनको हम कहते हैं। छोटे वाले 300 मेगावाट की एनर्जी उत्पादित कर देंगे और माइक्रो लेवल वाले 10 मेगावाट की एनर्जी उत्पादित कर देंगे। तो ये मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है उसको समझते हैं।
तो एनर्जी ट्रांजिशन वस्तुतः वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों में एक सुधार की प्रक्रिया है। इसके तहत ऊर्जा आपूर्ति के मामले में कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों को तेज़ी से अपनाने पर जोर दिया जाता है। साथ ही इसके तहत ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोतों को तेज़ी से अपनाकर वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत ऊर्जा के जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग को महत्व दिया जाता है। इसके लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था और संधारणीय जीवन शैली को अपनाकर उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं रिएक्टर को। तो रिएक्टर क्या होता है? इसके तहत परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा को पैदा करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। जब कोई न्यूट्रॉन किसी भारी परमाणु से टकराता है तो दो हल्के परमाणुओं में उस जो है परमाणु को तोड़ देता है, उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन के इस क्रम में अतिरिक्त न्यूट्रॉन भी मुक्त होता है जो श्रृंखला अभिक्रिया यानी चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। वर्तमान स्थिति: वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 2 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स परियोजनाएं यहाँ पर कार्य कर रही हैं। उसमें एक तो है अकादमिक लोमोनोसोव फ्लोटिंग पावर यूनिट, रूस की है। इसके अलावा चाइना की STRPM डेमोन्स्ट्रेशन जो है SMR, ये प्रक्रिया काम कर रही हैं। STRPM डेमोन्स्ट्रेशन SMR, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं चाइना में। और इसके अलावा अकादमिक लोमोनोसोव फ्लोटिंग पावर यूनिट रूस में है। देखिए SMR के क्या लाभ हैं, पहले तो ये समझते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या काम करते हैं। विशिष्टता देखें और इसका विवरण देखेंगे। देखिए एडेप्टेबल एंड स्केलेबल जो हैं ये हैं, क्यों हैं? क्योंकि विद्युत आपूर्ति की मांग के अनुसार आवश्यक क्षमता वाले SMR बनाए जा सकते हैं। ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं बनाए जा सकते हैं, तो ये एडेप्टेबल भी है और स्केलेबल भी है। ठीक है, इसके अलावा ईंधन जो है काफ़ी अधिक समय तक चलता है। इसमें परंपरागत संयंत्रों में प्रत्येक में से 2 साल में ईंधन भरना पड़ता है, 2 साल में ईंधन भरना पड़ता है। वहीं SMR आधारित विद्युत संयंत्रों में प्रत्येक 3 से 7 साल में ईंधन भरने की आवश्यकता यहाँ पर रहती है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होती है इसकी। बड़े रिएक्टरों और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ आवश्यक भूमि की तुलना में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो होते हैं इनके मामले में कम भूमि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पैसिव सेफ्टी फीचर्स इसमें होते हैं। असामान्य परिस्थितियों में रिएक्टर को जो है भौतिकी के नियमों का पालन करते हुए बंद किया जा सकता है। इससे रिएक्टर की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ज़्यादातर मामलों में इन सुरक्षा उपायों में शामिल तकनीकों को विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती हैं। साथ ही ये तकनीकें किसी व्यक्ति या कंप्यूटर की सहायता के बिना भी दुर्घटनाओं को नियंत्रित कर सकती हैं। मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर में लगे फ्रीज स्टॉपर पैसिव सेफ्टी प्रणाली का एक उदाहरण है। मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर जो होता है, मोल्टेन यानी कि पिघले हुए नमक का जो रिएक्टर है उसमें फ्रीज स्टॉपर जो होते हैं वो पैसिव सेफ्टी प्रणाली का एक उदाहरण है। इसके अलावा ये किफ़ायती भी हैं। किफ़ायती क्यों है? इनके मामले में कम पूंजी परिव्यय यानी कि लो कैपिटल आउटले निकलता है, यानी चरणबद्ध पूंजीगत व्यय होता है, यानी कि फेज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर की आवश्यकता होती है। इसके तहत उत्पादित ऊष्मा का उपयोग विलवणीकरण और विनिर्माण आदि गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति में होने वाले दैनिक और मौसमी उतार चढ़ाव के दौरान स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की चुनौतियां क्या क्या है हमारे सामने? तो प्रौद्योगिकी के चयन का मुद्दा है एक तो। SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के 80 से अधिक डिज़ाइन, विकास और लाइसेंसिंग के अलग अलग चरणों में हैं। इन सभी को एक साथ स्थापित करना विनियामकीय चुनौतियाँ पैदा कर सकता है और कुछ हद तक इससे लागत में भी वृद्धि हो सकती हैं। इसके अलावा वित्त पोषण: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने के लिए 2030 तक वार्षिक रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक निवेश की आवश्यकता यहाँ पर है। वित्त पोषण की 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर सकते हैं। ये IEA यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार ये आंकड़ा है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने के लिए 2030 तक जो है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स उद्योग में निजी पूंजी का निवेश आवश्यक निवेश से बहुत कम होता है निजी पूंजी का। लाइसेंस संबंधी चुनौतियां यहाँ पर हैं। नई विकसित SMR यानी कि
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स तकनीकों को मौजूदा लाइसेंसिंग प्रक्रिया में शामिल करना कठिन हो सकता है। आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दे, इकोनॉमी ऑफ स्केल का लाभ उठाने के संबंध में एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स उद्योग के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस प्रकार का मामला विमानन उद्योग में देखा गया है। सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी सामने हैं। अधिकांश देशों में एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों को लागू करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए अनिवार्य रूप से संबंधित सरकारों और उद्योग को आपस में सहयोग करना होगा। इसके अलावा भंडारण और निपटान यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के उपयोग किए जाने वाले ईंधन से रेडियोधर्मी अपशिष्ट भी पैदा होते हैं। अतः इस अपशिष्ट का भंडारण और निपटान करने संबंधी सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। अब देखिए एसएमआर अपनाने के मामले में आगे की राह क्या हो सकती है, उससे पहले हम समझ लेते हैं इंटरनेशनल न्यूक्लियर लाइबिलिटी कन्वेंशन। इंटरनेशनल न्यूक्लियर लाइबिलिटी कन्वेंशन क्या है? वियना कन्वेंशन ऑफ द सिविल लाइबिलिटीज़ फॉर न्यूक्लियर डैमेज 1963। ठीक, इसके अलावा कन्वेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री कंपेंशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज 1997। इसके अलावा पेरिस कन्वेंशन ऑन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी 1960। इसके अलावा वियना कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन के प्रावधानों को आगे बढ़ाने से संबंधित 1988 का जॉइंट प्रोटोकॉल। इसके अलावा पेरिस कन्वेंशन के लिए 1963 का ब्रुसेल्स सप्लीमेंट्री कन्वेंशन। अब एसएमआर अपनाने के मामले में आगे की राह देखिए। विनियामकीय फ्रेमवर्क को अपडेट करना, अलग अलग प्रकार के एसएमआर प्रौद्योगिकियों और डिजाइनों को अनुमति देने के लिए परमाणु विनियामकीय फ्रेमवर्क अपनाना होगा, उसको व्यापक करना होगा, मतलब व्यापक होना चाहिए। तो एसएमआर में आगे की राह ये हो सकती है। इसके अलावा सुरक्षा आकलन पद्धति को अपडेट रखना, एसएमआर के लिए इमरजेंसी प्लानिंग जोन को निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही उपयोग किए गए ईंधन से पैदा हुए अपशिष्ट के सुरक्षित भंडारण और उसको पुनः प्रोसेस करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी एसओपी का पालन किया जाना चाहिए। मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि स्टैंडर्ड संचालन प्रक्रिया एसओपी जिसको हम कहते हैं वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर कहते हैं, इसको प्रोसीजर कहते हैं, सॉरी। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा सहयोग आधारित फ्रेमवर्क यानी हितधारकों को एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स संबंधी प्रौद्योगिकी के विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान सर्वोत्तम प्रणालियों और विनियामकीय जानकारियों को साझा करना चाहिए। इसके अलावा डिज़ाइन का मानकीकरण यानी इसके तहत एसएमआर संबंधी डिज़ाइन के मानक बनाए जाने चाहिए। इन मानकों का उपयोग करके इंडस्ट्री 4.0 संबंधित तकनीकों के चलने वाले अलग अलग कारखानों में गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी बेहतर परिवेश के तहत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआर का अधिक से अधिक विनिर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए एसएमआर यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर संबंधी निवेश को हरित निवेश में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही ब्लेंडेड फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड जैसे वित्त पोषण के अभिनव साधनों का उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मानव संसाधन देखें तो इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, परीक्षण, निरीक्षण, विनिर्माण आदि से संबंधित मूल्य श्रृंखला में आवश्यक कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब हम समझते हैं छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआर के प्रकार। तो बहुत सारे प्रकार यहाँ पर हैं, जैसे एक तो है लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड एसएमआर। तो लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड एसएमआर क्या होता है? इस श्रेणी में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अंतर्गत लाइट वाटर रिएक्टर यानी कि LWR, लाइट वाटर रिएक्टर LWR, PHWR यानी प्रौद्योगिकियों आदि के अलग अलग संरचना वाले वाटर कूल्ड एसएमआर डिज़ाइन शामिल है इसमें। इसके अलावा एक है मरीन बेस्ड वाटर कूल्ड एसएमआर। तो इन्हें इको नौकाओं या जहाज़ों पर फ्लोटिंग इकाइयों के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा एक है हाई टेम्परेचर बेस्ड वाटर कूल्ड एसएमआर, HTGR इसको हम कहते हैं। इसके अलावा HTGR या जो इसको हम हाई टेम्परेचर बेस्ड वाटर कूल्ड एसएमआर कहते हैं, इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआर का कई उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इनका उपयोग एक ऊष्मा और बिजली उत्पादन करने में भी किया जा सकता है। एक साथ ऊष्मा और बिजली दोनों का उत्पादन करने में भी हाई टेम्परेचर बेस्ड वाटर कूल्ड एसएमआर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको हम HTGR एसएमआर कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम एसएमआर। ठीक है, लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम एसएमआर। इस प्रकार के एसएमआर का डिज़ाइन फास्ट न्यूट्रॉन तकनीक पर आधारित होता है। साथ ही ऐसे एसएमआर में हीलियम, सोडियम, लेड और लेड बिस्मिथ जैसे अलग अलग शीतलकों यानी कूलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर SMR, SMR कहते हैं इसको, MSR। तो मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर MSR SMR जो हैं ये है MSN यानी कि मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इस तरह के SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक बार ईंधन भरने के बाद कई वर्षों तक कार्य करने में सक्षम होते हैं। इनमें चालू अवस्था में ईंधन भरने का विकल्प मौजूद होता है मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में। इसके अलावा एक प्रकार है माइक्रो रिएक्टर, यानी माइक्रो रिएक्टर में लाइट वाटर, हीलियम, मोल्टन सॉल्ट, इसके अलावा तरल धातु सहित अलग अलग प्रकार के शीतलकों का उपयोग किया जाता है। ऐसे में निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि कई देश अपने कुल ऊर्जा स्रोत यानी एनर्जी मिक्स में जो है कुल ऊर्जा स्रोत एनर्जी मिक्स में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बड़े आकार के रिएक्टरों के साथ साथ SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही संबंधित सरकारों और स्थानीय निकायों को प्रासंगिक हितधारकों को शामिल करके परमाणु ऊर्जा के प्रति आम सहमति बनाने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभानी होगी। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको आपको समझना चाहिए। हाल ही में संचार मंत्रालय ने संचार मंत्रालय के जो दूरसंचार विभाग हैं यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, दूरसंचार जो होता है टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो हैं DOT जिसको हम कहते हैं दूरसंचार विभाग, उस संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग यानी उस DOT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित एक फेशियल रिकॉग्निशन टूल तैयार किया है। तो ये फेशियल रिकॉग्निशन टूल जो है क्या काम करेगा, इसका परिवर्तित नाम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन यानी कि ASTR हैं। ASTR की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। इसका शॉर्ट नाम जो है ASTR हैं, अस्तर कह सकते हैं इसको हम। तो ये अस्तर इसका परिवर्तित नाम है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन टूल, अस्तर ये है। ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित अन्य तथ्यों में ASTR को संचार साथी पहल के तहत लॉन्च किया गया है। संचार साथी ये एक पहल है, संचार साथी इस पहल के तहत इसको लॉन्च किया गया है ASTR अस्तर को। अस्तर जो है ये एक रिकॉग्निशन टूल है, वस्तुतः AI आधारित एक टूल है। इसका उपयोग फर्जी जाली दस्तावेजों का उपयोग करके जारी किए गए सिम की पहचान करना है। इसके अलावा अस्तर टेलीकॉम अस्तर यानी ASTR जो है ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ग्राहकों यानी सब्सक्राइबर के डेटाबेस की जानकारी की जांच कर सकता है, डेटाबेस की जांच कर सकता है। इस दौरान ASTR अस्तर एक ही व्यक्ति के नाम पर जारी एक से अधिक कनेक्शन यानी सिम कार्ड्स के बारे में पता लगा सकता है। इस प्रकार अस्तर जो है ये पता लगा सकता है कि किसी व्यक्ति के नाम पर 8 से अधिक सिम कार्ड जारी किए गए हैं। DOT नियमों के अनुसार किसी एक व्यक्ति के नाम पर 8 से अधिक सिम कार्ड जारी नहीं किए जा सकते। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसके आधार पे एक व्यक्ति के नाम पर 8 से अधिक सिम कार्ड जारी नहीं किए जा सकते। 2012 में DOT ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ग्राहकों की तस्वीर सहित अपने ग्राहक डेटाबेस को DOT के साथ साझा करने का आदेश दिया था 2012 में। ASTR टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए गए डेटाबेस में ग्राहकों की तस्वीरों की जांच करता है। इसके बाद ASTR यानी अस्तर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी FRT फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समान दिखने वाले तस्वीरों का पता लगाता है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी FRT के बारे में अगर जाने तो FRT किसी व्यक्ति के चेहरे का उपयोग करके उसकी पहचान करने या उसकी पहचान की पुष्टि करने का एक तरीका है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है इसका उपयोग फ़ोटो, वीडियो या रियल टाइम के लोगों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर एल्गोरिथम किसी व्यक्ति के चेहरे की आकृति, उसके चीक बोन्स और होठों के आकार आदि का खाका मैप तैयार करता है। इसके बाद इस मैप को संख्यात्मक कोड में बदल दिया जाता है जिसे फेस प्रिंट कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात ये कार्य जो है AI से जुड़ी प्रौद्योगिकी और तकनीकों पर निर्भर करता है। इसके पश्चात सिस्टम किसी भी पुष्टि करने
या पहचान करने के लिए फेस प्रिंट संबंधी फेस प्रिंट जो उसके हैं उस संबंधी मौजूदा डेटाबेस में उक्त व्यक्ति के फेस प्रिंट को सर्च करता है। अब हम समझेंगे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी चिंताएं, लेकिन उससे पहले जो है हमें ये समझना होगा कि फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले वो कैप्चरिंग यानी कि तस्वीर लेता है। ठीक, तस्वीर लेना, इसके तहत सबसे पहले स्रोत के रूप में चेहरे की फ़ोटो आवश्यकता होती है। इस फ़ोटो को स्कैन करके या कैमरे का उपयोग करके इसको ली जा सकती है। फ़ोटो जो है स्कैन करके या कैमरे का उपयोग करके ली जा सकती हैं। उसके पश्चात दूसरा चरण होता है एक्सट्रैक्टिंग। देखिए, कैप्चरिंग के बाद होती है एक्सट्रैक्टिंग, यानी एक्सट्रैक्ट करना, यानी चेहरे से संबंधित डेटा को प्राप्त करना। ठीक है, इसके तहत उक्त चेहरे से संबंधित विशिष्ट डेटा जो है प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात होती है कंपेयरिंग, यानी डेटाबेस से तुलना। इस डेटा की तलाश या मिलान से संबंधित डेटाबेस में तुलना की जाती है, इसको हम कंपेयरिंग कहते हैं। तो ये 3 चरण में होती है, कैप्चरिंग, एक्सट्रैक्टिंग और कंपेयरिंग। अब चेहरे से संबंधित विशिष्ट डेटा जो है प्राप्त करने के बाद मैचिंग होती है, मिलान व पहचान करना। इसके तहत सॉफ्टवेयर निर्धारित करता है कि उक्त चेहरे से संबंधित डेटाबेस किसी डेटाबेस में फ़ोटो से मेल खाता है या नहीं खाता है। तो इस प्रकार कैप्चरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, कंपेयरिंग और मैचिंग जो है इन 3-4 चरणों के तहत जो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वो काम करता है। अब हमें समझना है कि ये संचार साथी पोर्टल जो है ये क्या काम करता है, ये योजना क्या है, ये जो पहल है जो है क्या पहल काम करती है। देखिए, संचार साथी नागरिकों की निम्नलिखित कार्यों में मदद करता है। अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन के बारे में जानने में, इसके अलावा अपने नाम पर जारी फर्जी या गलत कनेक्शन की रिपोर्ट करने में, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाने या खो जाने पर उसे ब्लॉक करने में, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले IMEI की सत्यता की जाँच करने में। इनमें अलग अलग मॉड्यूल शामिल होते हैं। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी कि CEIR, इसके तहत चोरी हुए या खोए हुए मोबाइल कनेक्शन को ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR जो है इसके तहत चोरी हुए या खोए हुए मोबाइल कनेक्शन को ब्लॉक किया जाता है। इसके अलावा टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि TAFCOP इसको कहते हैं, TAFCOP की फुल फॉर्म हो जाएगी टेलीकॉम एनालिसिस फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो टेलीकॉम एनालिसिस फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन TAFCOP कहते हैं। यह किसी उपयोगकर्ता को उसके नाम पर कागजी दस्तावेजों का उपयोग करने के लिए मोबाइल कनेक्शंस की संख्या की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है। अस्तर ASTR ये क्या है, ये फर्जी ग्राहकों की पहचान करता है। ठीक है, इसके बाद नो योर मोबाइल कनेक्शन, ये स्वयं के नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन के बारे में जानकारी मदद करता है। ठीक है, नो योर यानी जानिए आपके मोबाइल कनेक्शन के बारे में। तो नो योर मोबाइल कनेक्शन उनके बारे में बताता है। अब देखिए, यहाँ पर हम उससे जुड़ी चिंताएं देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी चिंताओं में पहली है निजता और सहमति। देखिएगा, सार्वजनिक और निजी संस्थानों द्वारा चेहरे के डेटा के उपयोग के मामले में भंडारण सीमा और व्यक्ति को सूचित करके सहमति लेने को लेकर स्पष्टता का अभाव है। इसके परिणाम स्वरूप निजता का हनन हो सकता है। दूसरा, डेटा सुरक्षा कानून। भारत में मुख्यतः व्यक्तिगत बायोमेट्रिक डेटा के संदर्भ में सुरक्षा, भंडारण और उपयोग को निर्धारित करने हेतु विशेष रूप से FRT संबंधी विनियामकीय व्यवस्था एवं कानूनी प्रावधानों का अभाव है। ठीक है, हाल ही में सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को भी वापस ले लिया है। अशुद्धि दूसरी चुनौती है। तस्वीर में किसी आंशिक या पूर्ण खराबी या कम रोशनी में ली गई तस्वीर, चेहरे के हावभाव, बढ़ती उम्र के आदि के कारण तकनीकी त्रुटियां हो सकती हैं। इससे किसी व्यक्ति की किसी पहचान की पुष्टि के बारे में समस्या पैदा हो सकती हैं। कम प्रतिनिधित्व, लोगों के कुछ समूहों से संबंधित डेटा को शामिल करके FRT में त्रुटियां होती हैं। FRT क्या होती है इसको हम समझेंगे अभी। FRT उपयोग के लाभ समझेंगे। देखिए, FRT यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है, हाल ही में सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 वापस ले लिया है। अशुद्धि तस्वीर जो है स्पष्ट नहीं आए तो अशुद्धि रह सकती हैं। कम प्रतिनिधित्व, लोगों के समूह से संबंधित डेटा को शामिल करने के कारण जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT में त्रुटियां होती हैं।
भारतीय पुरुषों और महिलाओं की पहचान में असमानता देखी गई है। साथ ही नस्ल, लिंग, त्वचा के रंग आदि के आधार पर सटीकता दर में काफ़ी कमी आई है। तकनीकी चुनौतियां देखें तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी एफआरटी आधारित सिस्टम पर डिजिटल हमलों का खतरा बना रहता है। साथ ही फिजिकल अथवा डिजिटल पोर्ट्रेट्स, इसके अलावा 3D मॉडल जैसे मास्क या डीप फेक आदि का उपयोग करके इससे सिस्टम से बच निकलने की गुंजाइश भी होती है। अन्य प्रकार के बायोमेट्रिक आधारित पहचान तकनीक देखें तो बायोमेट्रिक के प्रकार क्या होते हैं। बायोमेट्रिक जो है कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले बायोमेट्रिक की पहचान आधारित तकनीक के बारे में जानें। बायोमेट्रिक आधारित पहचान तकनीक किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के आधार पर की जाती है। फेशियल रिकॉग्निशन के अलावा कई अन्य प्रकार के बायोमेट्रिक आधारित पहचान तकनीकें होती हैं, जैसे फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर फिंगरप्रिंट संबंधी डेटाबेस में किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट को सर्च करके व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है। इसके अलावा डीएनए मैचिंग, ये किसी के व्यक्ति की डीएनए हिस्सों का विश्लेषण करके उसकी पहचान करता है। इसके अलावा इस प्रौद्योगिकी के तहत प्रयोगशाला में डीएनए को अनुक्रमित किया जाता है और इसमें मौजूदा डेटाबेस में सर्च किया जाता है। इसके अलावा आँखों के द्वारा पहचान आई रिकॉग्निशन कहते हैं, इसके तहत आइरिस की विशेषताओं या रेटिना में नसों के पैटर्न का निर्धारण किया जाता है। इसके पश्चात मौजूदा डेटाबेस में सर्च करके किसी व्यक्ति की पहचान निर्धारित की जाती है। हाथों की आकारिकी के आधार पर पहचान यानी कि हैंड जियोमेट्री रिकॉग्निशन, इस के तहत व्यक्तियों की पहचान उसके हाथों के आकार संबंधी विशेषताओं जैसे अंगुलियों की लंबाई, इसके अलावा हाथ की चौड़ाई के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। कैमरे की हाथ से फ़ोटो ली जाती है और उसे मौजूदा डेटाबेस में सर्च किया जाता है। इसके अलावा आवाज़ के द्वारा पहचान यानी वॉइस रिकॉग्निशन देखें तो इसके तहत उन विशेषताओं की पहचान की जाती हैं जो किसी व्यक्ति की आवाज़ को दूसरों से अलग करती हैं। बायोमेट्रिक्स के प्रकार देखें तो इसमें एक तो होता है टाइपिंग स्टाइल, इसके अलावा नेविगेशन स्टाइल, इसके अलावा हस्ताक्षर, इसके अलावा चेहरे की पहचान, इसके अलावा आँखों की स्कैनिंग, इसके अलावा डीएनए, इसके अलावा नाड़ी की पहचान, इसके अलावा आवाज़ की पहचान, इसके अलावा अंगुलियों के निशान, इसके अलावा फिजिकल स्टाइल, इसके अलावा इंटरेक्शन स्टाइल, ये सब इसमें शामिल हैं। तो कई प्रकार की होती हैं इसमें। एक तो व्यवहार संबंधी पैटर्न पर आधारित होते हैं बायोमेट्रिक पहचान, इसके अलावा शारीरिक पैटर्न पर आधारित बायोमेट्रिक पहचान, इसके अलावा रसायन विज्ञान और नाड़ी संबंधित बायोमेट्रिक पहचान इन सब में शामिल हैं। अब हमें समझना कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं। कानूनी प्रावधान, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के एफआरटी सिस्टम के उपयोग को विनियमित करने और डेटा सुरक्षा संबंधी मजबूत कानूनों की तत्काल आवश्यकता है। इसके तहत उपयोगकर्ता के डेटा के संग्रह और भंडारण के मामले में आवश्यक सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो हैं यानी कि AFRS जैसी प्रणाली लागू होने से पहले सार्वजनिक और निजी इकाइयों द्वारा CCTVs के उपयोग से संबंधित स्पष्ट विनियमन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जवाबदेही, निरीक्षण एवं जवाबदेही के लिए स्पष्ट व्यवस्था और संस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में ऑडिट और पारदर्शिता रिपोर्ट्स को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। सहमति, इसमें आपराधिक और गैर आपराधिक मामलों में एफआरटी के उपयोग हेतु पैसिव डेटा कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सहमति के लिए एक व्यवस्था यानी स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेंट निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा क्षमता निर्माण यानी कि प्रौद्योगिकी के आम उपयोगकर्ता को एफआरटी यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की तकनीकी और नैतिक दोनों पक्षों के बारे में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पक्षपात को ख़त्म करना, एफआरटी यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सिस्टम डेटाबेस और सॉफ्टवेयर इंटरफेस को लगातार अपडेट करने की आवश्यकता है। इससे त्वचा के रंग, स्थान, धर्म, जाति आदि के आधार पर पक्षपात की संभावना को भी कम किया जा सकेगा। इसके परिणामों में समानता सुनिश्चित करनी होगी। अगला टॉपिक जो है वो है सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के पश्चात हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो माइनिंग के पश्चात हम बढ़ जाएंगे संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। तो इन दो टॉपिक्स को हम समझते हैं। सबसे पहले अगला टॉपिक है सुपर कंप्यूटर्स। सुर्खियों में क्या सबसे पहले समझेंगे, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची की घोषणा की गई। 500 प्रमुख विश्व भर के। ठीक है, इसमें भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, रिसर्च, एनालिटिक्स एंड नॉलेज
डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म एरावत जिसको हम कहते हैं, उसको विश्व की वरीयता में 75वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या है इसको समझेंगे, और ये एरावत जो हैं इसकी फुल फॉर्म आपको समझनी चाहिए। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, रिसर्च यानी R, तो AIR एयर अवात एरावात, एरावत हो गया तो AIRAWAT। तो ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म। इसको 75वें स्थान पर रखा गया। सुपर कंप्यूटर क्या, सबसे पहले इसमें देते हैं। सुपर कंप्यूटर किसी सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से बहुत मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने और जटिल गणनाओं को हल करने की असाधारण कंप्यूटिंग प्रणाली है। अतः सुपर कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं। सुपर कंप्यूटर की क्षमता को मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड यानी कि MIPS की बजाय यहाँ पर उसको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड यानी LOPS में मापा जाता है। MIPS जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड जो हैं वो साधारण कंप्यूटर की क्षमता उनसे मापी जाती हैं। सुपर कंप्यूटर की क्षमता जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड यानी MIPS की बजाय LOPS यानी फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन प्रति सेकंड से मापा जाता है। तो उसमें MI देखा जाता है, इसमें फ्लो देखा जाता है पर सेकंड। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में हज़ारों प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता है और सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड अरबों और खरबों गणनाएं कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम की तुलना में सुपर कंप्यूटर्स के प्रोसेस के बिना डेटा का तेज़ी से आदान प्रदान होता है, इसलिए सुपर कंप्यूटर रियल टाइम उपयोगों के लिए आदर्श होते हैं। अब देखिए 500 सूची में वो देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं एरावत के बारे में। AIRAWAT एरावत, इससे महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC में स्थापित किया गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग, तो डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो है उसके तहत उसका सेंटर जो है उसके तहत महाराष्ट्र के पुणे में स्थित CDAC में स्थापित किया गया है एरावत को। एरावत भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है एरावत। इसकी कंप्यूटिंग क्षमता 13,170 टेराफ्लॉप हैं। 13,170 टेराफ्लॉप इसकी जो है क्षमता है। इस AI सिस्टम को सरकार के नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के भाग के रूप में स्थापित किया गया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग के अनुसार एरावत, CDAC के अनुसार एरावत जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू 20.04.2 LTS पर कार्य करता है। 20.04.2 LTS पर कार्य करता है। इस अवधि की शुरुआत में ही इसे CDAC में स्थापित किया गया था। CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग, इसे महाराष्ट्र पुणे में स्थापित किया गया है एरावत को। ठीक है, अब हम सुपर कंप्यूटर क्या है उसके बाद अब हम समझते हैं शीर्ष 500 की सूची में शामिल अन्य भारतीय कंप्यूटर। शीर्ष 500 की सूची में अन्य 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर भी शामिल हैं। परम सिद्धि AI सुपर कंप्यूटर, इसके अलावा प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर 131वें स्थान पर रहा है, इसे पुणे स्थित CDAC में स्थापित किया गया है। इसके अलावा प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर 169वें स्थान पर रखा गया है, इसे भारतीय उष्ण मौसम कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया है। मिहिर सुपर कंप्यूटर जो है 316वें स्थान पर रहा है, इसे राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में स्थापित किया गया है। शीर्ष 500 में शीर्ष 5 देखिए शीर्ष 500 की सूची में शामिल शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित हैं। फ्रंटियर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर फुगाकू, फ्रंटियर के बाद फुगाकू जो है वो जापान का है। इसके अलावा फिनलैंड का लूमी है। इसके अलावा इटली का लियोनार्डो है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का ही समिट 5वें स्थान पर 2 बार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के आए हैं,
प्रथम पर बी फ्रंटियर जो है अमेरिका का है और 5वें स्थान पर बी समिट जो है अमेरिका का है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान का है, लूमी जो है फिनलैंड का है और लियोनार्डो इटली का है। भारत और सुपर कंप्यूटर देखिए, अब समझते हैं हम। भारत में सुपर कंप्यूटर के स्वदेशी विकास का कार्य 1980 से शुरू हुआ था। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, बार्क कह सकते हैं इसको। इसके अलावा CDAC यानी CDAC जैसे संगठनों यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग जैसे संगठनों की भागीदारी के साथ शुरू किया गया था। BARC और CDAC, बार्क और CDAC ने मिलकर शुरू किया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम PARM 8000 था। इसे 1991 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने सुपर कंप्यूटर को बड़े पैमाने पर स्थापित करने का प्रयासों को तेज़ी प्रदान की है। अब सुपर कंप्यूटर के उपयोग देखिए। सुपर कंप्यूटर के उपयोग एक तो अत्याधुनिक अनुसंधान, सुपर कंप्यूटर का उपयोग अत्यधिक मात्रा में डेटा का इस्तेमाल करने वाले उद्देश्यों और अत्यधिक जटिल वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उद्देश्यों की गणना के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए क्वांटम यांत्रिकी या मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान, इन सब के लिए किया जाता है। इसके अलावा एरोस्पेस और इंजीनियरिंग, सुपर कंप्यूटर रियल टाइम में बारीक से बारीक जानकारी के साथ सिमुलेशन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सुपर कंप्यूटर जटिल एल्गोरिथम तथा संबंधित बिग डेटा को प्रोसेस करके विमान के प्रदर्शन और विमान की उड़ान संबंधी स्थितियों का सिमुलेशन प्रदान करता है। सिमुलेशन क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा निर्मित वास्तविक स्थितियों की एक आभासी नकल। इसके अलावा AI क्या है? AI चैट जीपीटी को विशेष रूप से ओपन AI के लिए बनाया गया है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सुपर कंप्यूटर पर प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में किसी साधारण कंप्यूटर से चैट जीपीटी जैसा AI बनाने में हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। साधारण कंप्यूटर से चैट जीपीटी जैसा AI जो है बनाने में हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। साधारण कंप्यूटर से चैट जीपीटी नहीं बन पाता है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है चैट जीपीटी जैसा AI जो है नहीं बन सकता साधारण कंप्यूटर से। मौसम पूर्वानुमान, उदाहरण के लिए पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM में स्थापित प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर मौसम और जलवायु संबंधी पूर्वानुमानों में मदद करता है। संसाधनों की खोज, सुपर कंप्यूटर बारीकी से भूगर्भीय संसाधनों के बारे में बेहतर और तेज़ी से जानकारी का पता लगाने में मदद करते हैं। इससे संसाधनों की खोज, खनन और उत्पादन करने वाली प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। साथ ही इससे क्रूड ऑयल जैसे संसाधनों के मामलों में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा, सुपर कंप्यूटर ने कोविड-19 की दवा खोजने में भी मदद की थी। इस दौरान मौजूदा दवा यौगिकों के डेटाबेस को सुपर कंप्यूटर में डालकर समाधान खोजने का प्रयास किया गया था। रक्षा और सेना, सुपर कंप्यूटर के काफ़ी उपयोग परमाणु हथियार डिज़ाइन और क्रिप्टोग्राफ सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं। ये जटिल हथियार प्रणालियों का सिमुलेशन प्रदान करने में मदद करता है। ऐसे में निष्कर्ष निकालेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं सुपर कंप्यूटर से जुड़ी चुनौतियाँ। सुपर कंप्यूटर में विशाल स्टोरेज क्षमता वाली एक्सटर्नल ड्राइव की आवश्यकता होती है। इस ड्राइव की बैंडविड्थ जो है अत्यधिक तीव्र होनी चाहिए क्योंकि यह विश्लेषण किए जा रहे डेटा को संभाल सके। इसके अलावा ये ड्राइव अत्यधिक महंगे होते हैं, इनके संचालन की लागत भी काफ़ी अधिक होती हैं। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल ड्राइव जो डालनी पड़ती है उसकी बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा ये अत्यधिक महंगे होते हैं, काफ़ी संचालन लागत भी काफ़ी अधिक होती है। संचालन के लिए अत्यधिक मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। औसतन एक सुपर कंप्यूटर को 4 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है। सुपर कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण कई प्रोसेसिंग यूनिट्स को एक साथ जोड़कर किया जाता है। इन्हें रखने के लिए बड़े बड़े कमरों की आवश्यकता होती है। अब हम समझें, निष्कर्ष निकालेंगे। अब तक हमारे सुपर कंप्यूटर ने अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी योगदान किया है, अतः भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते उपयोग के मामले में विशाल डेटाबेस का विश्लेषण करने के लिए सुपर कंप्यूटिंग क्षमता अत्यंत आवश्यक होगी। इसलिए भारत सहित अन्य दुनिया भर के देश जो हैं पिछले कुछ वर्षों में सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं में वृद्धि कर रहे हैं। भारत को ज्ञान आधारित बनाने और भारतीय समाज और व्यवसायों को लाभ पहुँचाने के लिए अत्याधुनिक विज्ञान का समर्थन करने में सक्षम बनाने के लिए मल्टी ट्रिलियन इकॉनमी बनाने हेतु सुपर कंप्यूटिंग में जो है निवेश आवश्यक है। अब हम समझते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, NSM क्या है, उसको समझते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है? इसे भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को
इसका लक्ष्य है 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना और देश में अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा शैक्षणिक संस्थानों को आपस में जोड़ना। इसके अलावा नेशनल नॉलेज नेटवर्क यानी कि NKN इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ को NKN के तहत नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ा जाएगा। संयुक्त रूप से संचालित यह विशाल और प्रौद्योगिकी विभाग DST यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको DST कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इसको हम क्या कह सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, द्वारा DST और DE-TI यानी कि DIT और DST और DIT को हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होता है। ठीक है, संयुक्त रूप से संचालित विज्ञान और प्रौद्योगिकी DST, और ये इनके माध्यम से राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन जो है संचालित होता है। कार्यान्वयन देखें तो इसे CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IIS इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान कहते हैं IIS, इनके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। CDAC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन का जो है CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत CDAC को सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को डिज़ाइन बनाने, विकास करने और स्थापित करने और चालू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है CDAC को। CDAC के फुल फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। CDAC को हम कह सकते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अब आगे देखें तो उद्देश्य क्या है इस राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का, तो उद्देश्य है सुपर कंप्यूटिंग क्षेत्र में भारत के विश्व के अग्रणी देशों में एक बनाना, साथ ही राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए भारतीय क्षमता को बढ़ाना, प्रयासों की अतिरिक्तता और दोहराव को कम करना और सुपर कंप्यूटिंग में निवेश को उपयुक्त स्तर पर तक लाना। 3 चरण यहाँ पर जो हैं इस प्रयास को लाने के लिए हो रहे हैं। पहला चरण क्या है, सुपर कंप्यूटर स्थापित करना, जिनको तैयार करने में भारत का योगदान 30% हो। देश के भीतर सुपर कंप्यूटर सिस्टम संबंधी घटकों को असेंबल करने के लिए संस्थागत व्यवस्था करने पर जोर देना। द्वितीय चरण है स्वदेशी सॉफ्टवेयर संसाधनों में देश में सुपर कंप्यूटर विनिर्माण करना। इसके अलावा तृतीय चरण है देश में डिज़ाइन और विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना और कंप्यूटिंग गति को जो है 45 पेटाफ्लॉप तक ले जाना, 45 पेटाफ्लॉप। अगले टॉपिक की ओर बढ़ गए हैं, वो है क्रिप्टो माइनिंग। क्या है क्रिप्टो माइनिंग, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी आपने सुनी होगी, इसी से जुड़ी हुई ये परिभाषाएं सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में भूटान सरकार और सिंगापुर स्थित बिटडियर, हाल ही में भूटान सरकार और सिंगापुर स्थित बिटडियर ने हिमालय में क्रिप्टो माइनिंग और ऑपरेशंस स्थापित करने के लिए $500 मिलियन जुटाने की घोषणा की है। इन माइनिंग ऑपरेशन के लिए भूटान में प्रचुर जल विद्युत शक्ति का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार यह माइनिंग पूरी तरह से कार्बन मुक्त होगी। ठीक है, अन्य संबंधित तथ्य देखें तो वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने वाले बड़े कंप्यूटर फर्मों को अधिक मात्रा में विद्युत की आवश्यकता होती है। इसके कारण जलवायु पर माइनिंग के प्रभाव को अत्यधिक आलोचना होती है। माइनिंग करने संबंधी ग्रीन विकल्पों की खोज की बात की जाती है।
इस पहल की घोषणा भूटान सरकार की निवेश शाखा ड्रूक और क्रिप्टो माइनिंग करने वाली फर्म बिटडियर द्वारा की गई है। इस पहल द्वारा डेटा केंद्रों का निर्माण और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे जल विद्युत हाइड्रोजन में निवेश किया जाना है। बिटडियर कंपनी नैस्डैक में सूचीबद्ध है और नैस्डैक यूएसए स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। कार्बन मुक्त डिजिटल एसेट माइनिंग डेटा सेंटर शुरू करने के लिए कार्बन मुक्त डिजिटल एसेट माइनिंग डेटा सेंटर जो है शुरू करने के लिए बिटडियर के साथ भूटान की साझेदारी का ये पता लगता है कि अब अधिक कनेक्टेड और संधारणीय घरेलू अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। इसके संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि देश का 60% भाग वन आच्छादित होना चाहिए। क्रिप्टो माइनिंग के बारे में जानेंगे। क्रिप्टो माइनिंग क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन द्वारा नए बिटकॉइन सृजित करने और नए लेन देन को सत्यापित एवं प्रोसेसिंग करने के लिए प्रक्रिया है क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं। इसके तहत दुनिया भर के कंप्यूटर के विशाल एवं विकेंद्रीकृत नेटवर्क शामिल होते हैं जो ब्लॉकचेन को सत्यापित और सुरक्षित करते हैं। ब्लॉकचेन वस्तुतः वर्चुअल लेजर होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को कुशलतापूर्वक रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी आभासी मुद्राओं का एक प्रकार है। ये क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित और विकेंद्रीकृत हैं। क्रिप्टोग्राफी के द्वारा सुरक्षित भी है, विकेंद्रीकृत हैं। कोई आभासी मुद्रा मूल्य के डिजिटल रूप को दर्शाती हैं। इस मूल्य के साथ डिजिटल रूप से कारोबार किया जा सकता है। ये निम्नलिखित प्रकार से कार्य करती हैं: एक्सचेंज के माध्यम के रूप में, यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में, इसके अलावा स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी काम करती हैं। सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को ब्लॉकचेन नेटवर्क के माध्यम से बनाए रखा जाता है और उन्हें डिजिटल लेजर वही खाता में शामिल किया जाता है। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से बिटकॉइन दुनिया में सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मुद्रा है। ठीक है, इसके बाद एथेरियम का स्थान आता है। बिटकॉइन के बाद एथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर है। ठीक है, अब हम क्रिप्टो माइनिंग के बारे में आगे समझेंगे। उससे पहले प्रूफ ऑफ वर्क बनाम प्रूफ ऑफ स्टेक, इसको बाद में समझेंगे। पहले हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, बिटकॉइन BTC जैसे क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के लिए प्रूफ ऑफ वर्क यानी POW क्रिप्टो माइनिंग मूल आधार हैं। ये प्रूफ ऑफ वर्क POW क्या है इसको समझेंगे। ब्लॉकचेन नेटवर्क पर क्रिप्टो करेंसी को सत्यापित करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क POW और प्रूफ ऑफ स्टेक यानी POS प्रूफ ऑफ वर्क प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिथम का उपयोग होता है। इनमें मुख्य अंतर ये है कि ये लेन देन करने के लिए उपयोगकर्ताओं को कैसे चुनते हैं और सत्यापित करते हैं, इनमें मुख्य अंतर ये है। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क ये दोनों जो हैं अलग अलग तरह से काम करते हैं, इसलिए इनका नाम भी अलग अलग हैं। POW और POS जो हैं प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे प्रोटोकॉल हैं। POW और POS ऐसे प्रोटोकॉल हैं ये प्रोटोकॉल हैं जिनका उद्देश्य लेन देन को सत्यापित करना, ब्लॉकचेन नेटवर्क को विकेंद्रीकृत और सुरक्षित बनाए रखना है। POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क एक कार्यप्रणाली है जिसका उपयोग बिटकॉइन माइनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉक्स का निर्माण और नेटवर्क की अखंडता को विनियमित करने के लिए करता है। जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक सर्वसम्मति आधारित एक वैकल्पिक कार्यप्रणाली है। यह एक निर्धारित संख्या में टोकन के मालिकों का नेटवर्क नियंत्रण प्रदान करता है। क्रिप्टो माइनिंग कैसे काम करता है इसको हम समझते हैं। अब इससे पहले हम समझ लेते हैं प्रूफ ऑफ वर्क बनाम जो प्रूफ ऑफ स्टेक है इसमें क्या है। प्रूफ ऑफ वर्क यानी POW और प्रूफ ऑफ स्टेक यानी POS। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या लाभ है और नुकसान क्या है इसको समझते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, ये लाभ है। ठीक, माइनर्स के लिए क्रिप्टो करेंसी पुरस्कार, इसके अलावा क्रिप्टो क्यूरेंसी पुरस्कार होता है। इसके अलावा लाभ ये है कि प्रमाणन के लिए विकेंद्रीकृत विधि होती है और कड़ी सुरक्षा होती है। नुकसान ये है कि महंगे उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा का उच्च उपयोग होता है, ट्रांजैक्शन की धीमी गति होती है, उच्च ट्रांजैक्शन शुल्क इसमें लगता है। जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक के फ़ायदे हैं, महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, तेज़ ट्रांजैक्शन होता है और ऊर्जा कुशल होता है, इसमें ऊर्जा कुशल होती है। इसके अलावा नुकसान ये है प्रूफ ऑफ स्टेक के कि कॉइन की जमाखोरी का जोखिम होता है, बड़े पैमाने पर अप्रमाणित ये रहता है। इसके अलावा बड़े हितधारक सत्यापनकर्ताओं का प्रभाव इस पर रहता है। इसके अलावा शुरू से अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है।
अब हम समझें क्रिप्टो माइनिंग कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन माइनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वह अपनी निजी कुंजी की जो कुंजी होती है उसका उपयोग करती हैं और बिटकॉइन में वह अपनी निजी कुंजी का उपयोग करती है और बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन का अनुरोध करते हुए बॉब के पते पर एक संदेश छोड़ती हैं। निजी कुंजी का उपयोग करती है और बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन का उपयोग करते हुए एक बॉब के पते पर संदेश छोड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा एलिस के ट्रांजैक्शन अनुरोध को अन्य ट्रांजैक्शन के साथ ब्लॉकचेन में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद ब्लॉक को बिटकॉइन नेटवर्क में मौजूद सभी माइनिंग नोड्स में प्रसारित कर दिया जाता है। इसके पश्चात एलिस बिटकॉइन का उपयोग करके बॉब से एक वस्तु खरीदना चाहती हैं। फिर माइनिंग की प्रक्रिया में एल्गोरिथम का उपयोग करके नोड्स का नेटवर्क एलिस के नेट ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करता है। फिर ब्लॉकचेन के लिए एक नए ब्लॉकचेन को प्रमाणित करने के लिए पहले माइनर को पुरस्कार के रूप में बिटकॉइन का एक हिस्सा प्राप्त होता है। उसके पश्चात ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और एक नया ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है और इस प्रकार बॉब एलिच से अपना बिटकॉइन प्राप्त कर लेता है। बॉब जो है एलिच से अपना बिटकॉइन प्राप्त कर लेता है। क्रिप्टो माइनिंग के अलग अलग प्रकार देख लीजिए, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU माइनिंग, इसके अलावा GPU माइनिंग, इसके अलावा ASIC माइनिंग भी होती हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी इसमें चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हमें इनके प्रकार समझ लें तो सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU माइनिंग। इसमें क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए एक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स माइनिंग, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स माइनिंग CPU माइनिंग होती हैं और इसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए एक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स माइनिंग GPU माइनिंग। इसमें क्रिप्टो माइनिंग के लिए एक या एक से अधिक ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन की GPU माइनिंग को 2010 में लॉन्च किया गया था, हालांकि इसे काफ़ी समय तक इस्तेमाल किया गया था, काफ़ी कम समय के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब इसकी जगह एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ASIC नामक एक नए तरह के हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स ASIC जो हैं, ASIC माइनिंग ये एक प्रकार और हैं। तो ASIC माइनिंग क्या है? ASIC को POW यानी कि ये जो अभी मैंने आपको बताई थी, दो प्रकार जो बताए थे, प्रूफ ऑफ वर्क। तो ASIC जो है प्रूफ ऑफ वर्क कंप्यूटेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसे सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटिंग उपकरणों की तुलना में काफ़ी तेज़ी से कार्य करता है। इनमें फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे यानी कि FPGA यानी फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे यानी कि FPGA, फपगा माइनिंग, क्लाउडिंग माइनिंग इसमें शामिल हैं। तो FPGA माइनिंग और क्लाउडिंग माइनिंग जो हैं ये अन्य जो हैं उसमें शामिल हैं। अन्य प्रकार की कई माइनिंग होती हैं, जैसे फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, FPGA, फपगा माइनिंग जिसको हम कहते हैं फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। इसके अलावा क्लाउड माइनिंग भी इसमें शामिल है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, महंगे माइनिंग उपकरण और विद्युत संबंधी उच्च लागत के कारण क्रिप्टो माइनिंग हमेशा लाभदायक नहीं होती। क्रिप्टो माइनिंग के दौरान जटिल समस्याओं का कुशलतापूर्वक हल निकालने के लिए शक्तिशाली हार्डवेयर संसाधन और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में आकस्मिक वृद्धि के कारण ऊर्जा की खपत अधिक होती है। इससे कुल कार्बन उत्सर्जन एवं स्थानीय वायु प्रदूषण बढ़ जाता है और विद्युत की खुदरा दरों में भी वृद्धि होती है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए QR कोड पर आप जा सकते हैं। और वीकली फोकस क्रिप्टो करेंसी आर्थिक सशक्तिकरण एक साधन विनियामकीय दुष्स्वपन उस पर जाकर दे सकते हैं। उसके बाद हम संक्षिप्त सुर्खियाँ जो हैं अगले वीडियो से पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन दिखा देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टेलेशन यानी कि नाविक। इसके अलावा अगली सुर्खी जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सरे पोलरी मीटर सैटेलाइट, ठीक है। इसके अलावा
जापान का प्राइवेट मून लैंडर, इसके अलावा ए साइन इन स्पेस प्रोजेक्ट, इसके अलावा क्षुद्र ग्रह की नई पट्टी, इसके अलावा प्लानेट, इसके अलावा शनि ग्रह, इसके अलावा तेलंगाना की रोबोटिक्स नीति रूपरेखा, इसके अलावा ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN सुरक्षा, इसके अलावा हेल्थ फॉर ऑल इन रिपोर्ट, इसके अलावा कोविड-19 अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक आपातकाल नहीं रहा। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें जैसे एमपॉक्स, मंकी पॉक्स जो है उसको समझेंगे, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, इसके अलावा थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क, इसके अलावा एसिनेटोबैक्टर बॉमनी, इसके अलावा मानव अंगों और ऊतकों का परिवहन, इसके अलावा ट्रांसफैट, इन सब को समझ देंगे। फिर राइट फोर्टिफिकेशन जो है उसको भी समझेंगे। फिर विखंडन मॉलिबेडेनम 99 यानी कि विखंडन मॉलिबेडेनम 99, इसके अलावा रेडियोमेट्रिक डेटिंग, इन सब को समझते हुए फिर हम संस्कृति की ओर बढ़ जाएंगे। बस, धन्यवाद।